Good morning, Atul. ओके, थैंक यू। कल का टॉपिक बताओ। कल शायद हम लोगों ने किया मैरीन पॉल्यूशन और कोरल ब्लीचिंग शायद किया आप लोगों ने। आज करते हैं ओशियन डिपॉजिट। टॉपिक हमारा है ओशियन डिपॉजिट। और कल का जो लास्ट टॉपिक है उसको लिख करके भेजो। ओशियन डिपॉजिट पर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेते हैं। 5-10 मिनट का एक कॉम्प्रिहेंशन करते हैं पहले। महासागरीय निक्षेप सर्वप्रथम चैलेंजर एक्सपीडिशन में, चैलेंजर महाअभियान में जॉन मरे, जिनका वो प्लेटफॉर्म थ्योरी था, तो जॉन मरे ने चैलेंजर एक्सपीडिशन में नॉर्थ अटलांटिक का पूरा वो रिसर्च किया था, इन्वेस्टिगेशन किया, रिसर्च किया। ओशियन बॉटम पे रिसर्च हुआ था, डीप वाटर रिसर्च हुआ था। तो उसमें उनका ये फाइंडिंग था कि जैसे उन्होंने लिखा है, स्वयं लिखा है कि जैसे भूतल पर, धरातल पर चट्टानीय श्रृंखलाओं को मृदा का एक मोटा संस्तर ढक रही है, वैसे ही महासागरीय नीतल पर भी अवसादी एवं लूज मटेरियल्स का, ढीले पदार्थों का एक मोटा चादर फैला हुआ है। और कहीं भी, पूरे महासागर में कहीं भी नीतल पर जो रॉक सिस्टम है वो दृश्य नहीं है, बल्कि ओशियन डिपॉजिट्स का जब ड्रिलिंग किया जाता है, जब उसमें ड्रिलिंग करोगे लगभग 10 मीटर, 15 मीटर, कहीं कहीं पे और भी ज़्यादा, 2 मीटर तक भी, शैलो भी है कहीं कहीं, तो ड्रिलिंग करने के बाद बेसाल्ट का जो नीतल है ओशियन का, तब वो रॉक सिस्टम प्राप्त होता है। उन्होंने लिखा कि ए थिक मैंटल ऑफ सेडिमेंट्री एंड लूज मटेरियल इज कवरिंग द एंटायर ओशियन फ्लोर मच लाइक द सॉइल कवर्स द टेरेस्ट्रियल रॉक्स, टेरेस्ट्रियल रीजन। तो मरे का ये स्टेटमेंट काफ़ी रिलेवेंट है और उन्होंने तुलना किया ओशियन डिपॉजिट का मृदा के साथ। और आप अगर देखोगे तो एक पर्वत के ऊपर में भी मृदा फैली हुई है, एक पठार पर भी मृदा का एक संस्तर फैला हुआ है, एक चादर है पूरे भूपरपट्टी पर, ओशियन के फ्लोर पर भी, ओशियानिक भूपरपट्टी पर भी और महाद्वीपीय भूपरपट्टी पर भी एक चादर फैला हुआ है अवसाद का। और वही अवसाद ओशियन डिपॉजिट कहलाता है समुद्र में, और सॉइल कहलाता है महाद्वीप पर। दूसरा डिस्कशन पॉइंट है कि भाई ओशियन डिपॉजिट को आखिर हम लोग क्यों पढ़ेंगे, और यूपीएससी के एग्जाम में
पीसीएस एग्जाम में क्यों आता है इतना ज़्यादा। अब देखोगे अंबुधि निक्षेप या पेलाजिक डिपॉजिट को कितनी बार पूछा गया है। ऐसा लगता है कि हर 2-3 साल में या प्रत्येक वर्ष अगर हम यूपी, बिहार और इस तरह से ऑप्शनल हरियाणा, इस तरह से सारे ऑप्शनल्स को ले लें कि जहाँ भी ऑप्शनल पेपर हैं वहाँ पे प्रश्न ओशनोग्राफी में क्या पूछता है, तो आपको दिख जाएगा कि अंबुधि निक्षेप यानी पेलाजिक निक्षेप लगभग एक अल्टरनेट ईयर के बाद तो जरूर ही पूछा जाता है। तो भूगोल में कई सारे प्रश्न बहुत ही प्रिडिक्टेबल हैं, बहुत ही आसानी से लिखे जा सकते हैं और उनके लिए कोई बहुत एफर्ट नहीं देना पड़ता है। अभी भी आईएएस में भी ज्योग्राफी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो 100% क्वेश्चंस एक सेट पैटर्न पे आते थे। अब क्या है कि 40-50% क्वेश्चंस हैं उसको करंट से थोड़ा जोड़ दिया है पेपर 2 में। और पेपर 1 में अगर जाओगे तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के टॉपिक से ना पूछ करके उसके अंदर के सब टॉपिक से पूछता है। जैसे ओशियन, पहले क्या पूछता था कि ओशियन डिपॉजिट क्या है, वर्गीकरण प्रस्तुत करें, संरचना के आधार पर वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, ऑकरेंसेस के आधार पर, वितरण के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत करें। इस तरह के प्रश्न संभावित रहते थे। लेकिन अब क्या है कि वर्गीकरण में हाइड्रोजिनस, बायोजिनस, इस तरह का जो वर्गीकरण है तो उस वर्गीकरण से पूछ सकता है कि हाइड्रोजिनस ओशियन डिपॉजिट या हाइड्रोजिनस क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, जलोद्भवित, पता नहीं, जल निर्मित हाइड्रोजिनस, जो जलीय क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न हो उसको हाइड्रोजिनस कहेंगे। तो हाइड्रोजिनस डिपॉजिट्स कैसे बनते हैं और कहाँ प्राप्त होंगे, उसका वर्गीकरण फिर क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये आजकल थोड़ा पूछने लगा है। तो आप लोगों को अकॉर्डिंगली उसी तरह से तैयारी भी करनी है। तो थोड़ा डिटेल्ड तो करना ही होगा और कम से कम 2 प्रकार का वर्गीकरण पूछना होगा। ओके, ओशनोग्राफी में ओशियन डिपॉजिट सबसे, मेरे हिसाब से तो सबसे जो सरल टॉपिक होगा, सबसे जो आसान टॉपिक है वो ओशियन डिपॉजिट का ही होगा। और इसमें एक और बात आपसे कहनी थी कि ओशियन डिपॉजिट पे जो वर्गीकरण आम मौलिक रूप से जो प्राप्त होता है सभी किताबों में, उस वर्गीकरण के अतिरिक्त भी कुछ वर्गीकरण हैं जिनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है सिविल सर्विसेज का, उसके कारण। तो मैंने आपको ये बताया कि 40% क्वेश्चन तो करंट से जोड़ करके पूछता है, विशेषकर पेपर 2 में। और पेपर 1 में जो मुख्य विषय दिए गए हैं आपके, उस मुख्य विषय के जो उप विषय होंगे या उप विषय में भी जो कुछ विशिष्ट शब्दावली होंगी उन पर भी प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो यूपीएससी का हर टॉपिक है उसके बिटवीन द लाइंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि मान लो लिखा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, लिखा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो इन दोनों के बीच में भी कई थ्योरीज आए हैं। जैसे मान लो कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग है या पोलर वॉन्डरिंग थ्योरी है। तो इस तरह का जो बीच में थ्योरीज है ये पढ़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लो एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी है, वॉन थ्योरियन का मॉडल आपको पढ़ना है, सिलेबस में लिखा हुआ है। लेकिन आप देखोगे तो उसमें डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल पूछ चुका है और रिसेंट पिछले 3 साल पहले पूछा था डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल, नवाचार का विस्तार, एग्रीकल्चर पर ही मॉडल है वो भी। और वैसे तो इन जनरल भी उस मॉडल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेनली एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का वो मॉडल था। फिर उसमें अब हम सोचते हैं कि भाई अब ये जब पूछ दिया तो हो सकता है गेम थ्योरी भी पूछ दे, हो सकता है सिंक्लियर का थ्योरी भी पूछ दे, एग्रीकल्चर में जो मूल थ्योरीज बनी हुई हैं। तो ये एक चैलेंज है आपके लिए। और इसी तरह के सेक्टर से
पेपर 1 में कुछ आ जाते हैं 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 2 ही 3 क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन ट्रबल करेगा, आपका जो कंपलसरी सेक्शन है उसमें जानबूझ करके ट्रबल करता है। उसमें देखो, जब भी उसको सॉल्व करने जाओगे तो जो डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी है पेंगुइन डिक्शनरी, उसके जो की टर्म्स होते हैं उससे वहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, मान लो कि मिएंडर पूछता तो कोई भी लिख देता है, लेकिन इनसाइज्ड मिएंडर और इनग्रोन मिएंडर का अंतर पूछा, आप पेंगुइन देखोगे उसमें साफ साफ मिलेगा। सूडो वल्कनिज्म पूछा, तो या मान लो कुछ भी ऐसा टर्म पूछ देता है, टोम्बोलो को ही पूछ दिया। तो ये अगर डिक्शनरी में थोड़ा सा अगर इंसान वर्क कर ले, अरे भाई अगर आईएएस बनना चाहते हो और ज्योग्राफी में नंबर लाना चाहते हो तो कुछ काम अगर एक्स्ट्रा है तो उसको करके प्रिपेयर करके जाना चाहिए। और कोई भी विषय हो, सब में यही धारा बह रही है, ऐसा नहीं कि सब में ये धारा नहीं बह रही है सब जगह ऐसे ही चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि, और समय के साथ आप मैच्योर भी हो रहे हो और भूगोल में भी आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी वक्त के साथ। तो इन हालातों में आपको थोड़ा पढ़ना और इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। और जो लैक्सिटीज़ है हमारे लाइफ में, जो हम लोग को मन में क्या कहते हैं उसको, प्रोक्रेस्टिनेशन आता है। प्रोक्रेस्टिनेशन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रोक्रेस्टिनेट करने वाला इंसान कभी भी बहुत सफल नहीं होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आप आज के काम को कल पर टाल दिया, यही प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। कि आपको पता है कि आज मुझे ये टॉपिक करना है, आपको ये पता है कि मुझे अभी लाइव वीडियो क्लास मिल रहा है, लेकिन आपने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सो लेते हैं और थोड़ी 2 घंटे बाद उठेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर चूंकि रात को हम लेट सोए थे, उसका कॉज भी होता है। आप देखोगे तो जो भी आप डिले टैक्टिक्स लगाते हो, जो भी आप विलंब करने की कोशिश करते हो, उसके पीछे बड़ा शानदार लॉजिक भी ब्रेन बनाता है। और उस लॉजिक को सुन करके लोग हतप्रभ भी रहते हैं कि वाह सही कह रहा है, ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहा है। रात को 3 बजे तक पढ़ा है तो कैसे सुबह 9 बजे से क्लास लेगा। अब देखो कि इस लॉजिक से और इस तर्क से तो जिंदगी नहीं चलती है। और अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पड़ चुकी है तो वो सब जगह होता है, वो इंसान के पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होने लगता है। फिर वो इंसान धीरे धीरे वही उसकी हैबिट बन जाती है, वो बिल्कुल केयरलेस हो जाता है और अपने ही उस मकड़ जाल में फंस जाता है। वो उसको कहोगे कि चलो 10 बजे से क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर बोलेगा हाँ चलो अगला आगे देख लेते हैं ना, परसों खेलते हैं। अगर क्रिकेट खेलने का उसका मन ना हुआ तो इस तरह के लोग, बहानेबाजी करने वाले लोग, तो ये अच्छा नहीं है आपके लिए। और यूपीएससी में सफल होने के लिए तो सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो प्रोक्रेस्टिनेशन ही है। आपके अंदर में एक आत्मा होती है, एक सत्य जोन होता है, एक ट्रूथफुलनेस होता है हर इंसान में, रेपिस्ट में भी होता है, डकैत में भी होता है। तो वो जो सत्य जोन है ना आत्मा का, उसको हम लोग कभी उसकी आवाज़ ही नहीं सुनते हैं। अगर आप उसकी आवाज़ सुनोगे तो हर बार वो सच बोलता है। जैसे मान लो कि आप चोरी करने जा रहे हो, तो चोरी करने जाओगे तो आपके अंदर में धड़कन बढ़ती है, खुशी नहीं होती है। आप किसी भी चोर से पूछोगे तो अपना उसके पीछे लॉजिक देगा, वो तर्क देगा, वो अपनी मजबूरियों का गाना गाने लगेगा। लेकिन सच क्या है कि उसके अंदर में जो आत्मा है, जो सत्य है, वो बोलता है कि गलत कर रहे हो। तो उसकी आवाज़ जब सुनने लगोगे ना, विद्यार्थी जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आत्मा और उस सत्य जोन की, उस ट्रुथफुलनेस की आप आवाज़ सुनते रहो। वो आपको बोलेगा कि भाई पढ़ ले, वो आपको बोलेगा कि डर लग रहा है इस टॉपिक से, वो आपको इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर तो मज़ा आ रहा है। वो सब इंडिकेट करते रहता है, वो फीलिंग्स आपके अंदर में आते रहती है। हम लोगों का जो इमोटिव जीनियस है ना, बहुत स्ट्रांग है। हम इंसान इमोशनल बीइंग है, उसमें बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारी चीज़ों का बड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ब्रेन हमारा। तो हम लोग में इंडिकेटर्स लगा हुआ है हमारे बॉडी में। सुपर कंप्यूटर हो ना तुम, तो इंडिकेट तो हर बार करता है। एग्जाम में प्रश्न देखते हो तो वहां भी प्रश्न को देखते ही कुछ इंट्यूशंस आते हैं। आपको क्या लगता है कि हर बार वो प्रश्न आपको आएगा, या हर प्रश्न आपको आएगा ही? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे प्रश्न इंट्यूशन से ही सॉल्व होते हैं। और
क्रिकेट का अगर एग्जाम्पल ले लोगे तो क्या 160 किलोमीटर पर आवर पे जो बॉल आ रही है उसको क्या कोई देख पाता है? बिल्कुल नहीं। वो एक सेंस होता है, एक इंट्यूशन होता है कि बॉल यहां पर इस हाइट पे अब गिरने के बाद उठेगी, तो वहीं पे बल्ला अपने आप आता है। ये देखो तुम्हारा बॉडी माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये तुमको, ये जिसको समझ में आ गया कि हमारा बॉडी माइंड का कोऑर्डिनेशन क्या है और ये कैसे ऑपरेट कर रहा है और उसकी सुननी है आपको। तो आप अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर आप जिंदगी में पीछे रह जाओगे। थोड़ा सा अगर ब्रेन का डायरेक्शन अगर बॉडी नहीं लेता है तो सोचो वो कॉट बिहाइंड हो गया, वो बोल्ड हो गया। छोटा सा एक फ्रैक्शन, कितने छोटे फ्रैक्शन में वो काम कर रहा है। और वहीं पे जो व्यक्ति का ब्रेन का एनर्जी जो हम लोग के बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है और बॉडी अकॉर्डिंगली अगर काम करने लगता है, तब जाकर के बड़ी बड़ी चीजें और बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलेंगी। आपको ध्यान रखना है कि आपका आत्मा, आपका सत जोन ऑलवेज आपको, हमेशा आपको सही रास्ता दिखाते रहता है। चोर वाला एग्जाम्पल याद रखना है आपको। और अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मान लो कि आप किसी कोई गरीब बच्चा है, उसका आपने कुछ सामान खरीद लिया, वो ठंड में बेच रहा है, उसके पास 8 बैलून है, 5 रुपया का एक बैलून दे रहा है, आपने 50 रुपया दे करके उसका 10 बैलून ले लिया, तो वो बच्चा कितना खुश होगा। और उसकी खुशी जो है बस इतनी तक सीमित है कि उसके पास 10 रुपया आ गया। लेकिन तुम अपने अंदर में देखोगे तो तुम्हारा जो सेटिस्फैक्शन होगा, तुम्हारा जो अंदर में जो एक अनुभव होगा, जो सेंटिमेंट तुम्हारे अंदर में जनरेट होगा, जो एक संतुष्टि मिलेगी तुमको अपने कार्य से, वो कितना अद्भुत होता है। तो आप लोग का आज मैंने थोड़ा समय लिया, लेकिन ये समझाने के लिए लिया है कि ऑलवेज अपने उस सत्य जोन का, उस जो ट्रुथफुलनेस का जो फैकल्टी है आपके अंदर में बैठा हुआ, उसकी आवाज को जरूर सुनते रहो। और वो जो कह रहा है ना, वो गलत नहीं कहता है कभी, वो सही कहता है। और उसी को हम लोग कई बार कोई लोग इंट्यूशन कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हंच आ रहा है अंदर से। तो यही हंच, यही इंट्यूशन, यही जो हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लाइफ को रेगुलेट करने के लिए, है ना। बॉडी में सारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, माइंड में सारे सिग्नल्स बनते रहते हैं। एक चोर, एक मर्डरर, वो सब जानता है। कसाब का एग्जाम्पल लो, अंत में जब कसाब मर्डर करके उस पागलपन की दशा में फायर करके मर्डर करके जब बैठ गया, तो फिर अंत में तो उसको जाकर के कहीं ना कहीं रिपेंटेंस हो ही रहा था कि ये क्या किया मैंने। इतनी सुंदर जिंदगी है, इतने सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, इतना सारा रंगीन दुनिया फैला हुआ है, और हम इंसानों को मार करके पता नहीं क्या अचीव कर रहे थे। तो ये अपने पहले ही दिन से अगर वो अपने सत्य जोन को सुनने की कोशिश करता, अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करता, तो शायद ये बहुत अच्छा रहता। आप स्टूडेंट हो, आपके अंदर में इनर वॉइस बनते रहती है कि आज नहीं पढ़े हो, आज पढ़े हो, आज अच्छा पढ़े हो, उसी के अनुसार आपको एक अच्छा फीलिंग आना, एक बुरा फीलिंग आना, ये सब आते रहता है। तो आप अपने अंदर के वॉइस को भी सुनने की कोशिश रोज करते रहो, ठीक है ना। और बस आपका अच्छा लाइफ होगा। तो रोज पढ़ने की कोशिश करो। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मान लो कि आप 10 दिन लगातार बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, 12-12 घंटे आपने 10 दिन पढ़ लिया, आप देखो कि तुम कितने खुश रहते हो। इसको एक्सपेरिमेंट तो करके देखो कि आप रोज जो भी क्लास में हो रहा है वो भी पढ़ रहे हो, उसमें एडिशन भी कर दे रहे हो बुकलेट पढ़ करके या बुक्स पढ़ करके, और एनसीईआरटी को भी पलट ले रहे हो, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर जीएस का जो आपका जो भी आपने रूटीन बनाया हुआ है उसको भी आपने कवर कर लिया, और अपना एनर्जी फालतू की चीज़ों में नहीं लगाया कि समाज में क्या हो रहा है और किसका क्या हो रहा है राजनीति में, ये सब नहीं आपने कहीं भी लगाया, भाई दोस्त माँ बाप पे नहीं लगाया। वो एनर्जी आपने कंजर्व कर लिया और आपने सब बुक में उसको डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्जन उसका बुक्स की तरफ हो गया, नॉलेज की तरफ हो गया। तो आप देखो कि कैसे धीरे धीरे आप बदलते चले जाओगे। और एग्जामिनेशन के लिए वो प्रिपरेशन आज ही आपका शुरू हो गया है।
और जो साल 2 साल बाद एग्जामिनेशन आएगा उसके लिए आप आज से प्रिपेयर। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से आप 2 महीने पहले उस फ्रेम में चले गए कि एग्जाम देना है, 1 महीने पहले फ्रेम में चले गए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जनरल पढ़ते रहते हैं, फिर अचानक उस फ्रेम में चले जाते हैं कि अब तो इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। इंटेंसिफाई सबको करना होता है लास्ट में, लेकिन जो फ्रेम है ना आपका, जो ब्रेन का जो फ्रेम है, वो तो अभी से ही आपको सेल करना पड़ेगा कि बाहरी चीजों को, बाह्य प्रदूषण को रोकना है, सामाजिक प्रदूषण को रोकना है, शाब्दिक प्रदूषण को रोकना है, और हम लोग को कंसंट्रेट करना है अपने बुक्स के ऊपर में, अपने ज्ञान कोश में ही जिंदा रहना है, उसी में जीवित रहना है, उसी में पोषित होना है। तो ये ध्यान रखो आप लोग, और इस ये मेथड आपको शायद काम आएगा। चलो, थैंक यू। आप अब लिखो, ओशियन डिपॉजिट पे एक इंट्रोडक्शन लिखवाते हैं। सर्वेश आशीष, थैंक यू। ध्यान रखना इन चीजों का। ओशियन डिपॉजिट पे आप लिखो, एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। लिखो, महासागरीय निक्षेप भूपर्पटी पर या महाद्वीपीय भूपर्पटी पर विस्तृत मृदा के संस्तर, विस्तृत मृदा के संस्तर की भांति मृदा के संस्तर के भांति की भांति महासागरीय नीतल पर, महासागरीय नीतल पर फैले हुए अवसाद होते हैं, फैले हुए अवसाद होते हैं अथवा अथवा लूज एंड अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल्स, ढीले एवं असंगठित पदार्थों का, ढीले एवं असंगठित पदार्थों का ढीले एवं असंगठित पदार्थों का एक चादर होता है, शीट, एक चादर अथवा संस्तर होता है जो कटक से लेकर गर्तों तक सभी महासागरीय उच्चावचों को आवरित करता है, उच्चावचों को आवरित करता है।
फिर लिखो सेकंड पैराग्राफ। सर्वप्रथम जॉन मरे ने जॉन मरे ने 1872 के चैलेंजर महाअभियान में महासागरीय निक्षेपों को उजागृत किया, महासागरीय निक्षेपों को उजागृत किया तथा एक जेनेटिक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है, एक जननिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। एक जननिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। लिखो, यह वर्गीकरण निक्षेपों के उत्पत्ति एवं स्रोत पर आधारित है। उत्पत्ति एवं स्रोत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, मरे के अनुसार, जॉन मरे के अनुसार महासागरीय निक्षेप से तात्पर्य अवसादों एवं असंगठित पदार्थों के उस मोटे प्रवर से है, थिक मैंटल, उस मोटे प्रवर से है उस मोटे प्रवर से है जो जैविक, जल रासायनिक, पार्थिव, ज्वालामुखीय, ब्रह्मांडीय, एवं शैल अपर्दन का उत्पाद्य होता है एवं महासागरीय नीतल पर एक चादर की तरह फैला हुआ है। जिस प्रकार से मृदा भूपर्पटी को आवरित करती है, भूपर्पटी को आवरित करती है। मैंने शुद्ध ट्रांसलेशन दे दिया मरे का। अब लिखो परिभाषतः, परिभाषा के रूप में महासागरीय निक्षेप is a complex basal matrix of
महासागरीय निक्षेप एक महासागरीय निक्षेप अवसादों का, जैविक एवं अजैविक अवसादों का, जैविक एवं अजैविक अवसादों का एक आधारिक जटिल आव्यूह है। आधारिक जटिल आव्यूह है, बेसल कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जो महासागरीय नीतल के उच्चावचीय, महासागरीय नीतल के उच्चावचीय महासागरीय नीतल के उच्चावचीय स्थलाकृतिक संरचनाओं को आवरित करता है, आवरित करता है। तथा जल रासायनिक एवं जैविक तथा भूआकृतिक प्रक्रमों के अपरदनात्मक क्रियाओं का उत्पाद्य होता है, प्रोडक्ट ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड हाइड्रोकेमिकल बायोलॉजिकल mechanisms, processes, ओके। नेक्स्ट लिखो, सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है इस विषय का, महत्व क्या है इस विषय का। तो अगर इस विषय को हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चरिंग करके देखें तो ओशियन डिपॉजिट्स में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा जो मैंने आपको लिखवा दिया, दूसरा आएगा डेफिनेशन आएगा, डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवा दिया। हमारा जो स्ट्रक्चर हर प्रश्न का होता है वही है ये। तीसरा सिग्निफिकेंस जो हम अभी आपको लिखवाने वाले हैं। चौथे में आ जाओ तो ये हो जाएगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण में पहला होगा ओरिजिन के आधार पर, इसी को हम लोग कहेंगे जेनेटिक वर्गीकरण।
और दूसरा है स्ट्रक्चर एंड ऑकरेंसेस के आधार पर। तो ये दो तरह का वर्गीकरण सामान्य रूप से चलता है। एक आपको और इंडिकेट कर देंगे, डेप्थ ऑफ वाटर, जल की गहराई के साथ, डेप्थ ऑफ वाटर के साथ इसका एक वर्गीकरण भी किया जा सकता है, जिसको आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर। ऑकरेंसेस का भी मतलब लगभग वितरण ही होता है, लेकिन अलग से अगर डिस्ट्रीब्यूशन शब्द पूछता है तो क्या लिखना होगा, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया है ना। अलग से अगर पूछता है कि स्ट्रक्चर के आधार पर, और फिर पांचवा इसमें पूछ सकता है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ ओशियन डिपॉजिट्स। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर को भी लिखो। तो हम लोग सिग्निफिकेंस पे आते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस लिखिए, लिखो, पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। पहला है इट प्रोवाइड्स जियोलॉजिकल क्लूज, यह भूगार्भिक रहस्यों को प्रकट करता है, विशेषकर महासागरीय नीतल की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूपर्पटी के नीचे होने वाले भूगार्भिक क्रियाओं का, भूपर्पटी के नीचे होने वाले भूगार्भिक क्रियाओं का। तो ये हर तरह से, कई तरह से आपको हेल्प करता है। जैसे मान लो कि महासागरीय नीतल से जो ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहे हैं, वो तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान तो देंगे ही ना, उनका स्टडी किया जाएगा। जो लावा बाहर निकल करके आ रहा है, जो मैग्मा के रूप में अंदर फंस रहा है, तो अंदर में कौन सी भूगार्भिक प्रक्रियाएं हैं, इसका क्लू ओशियन डिपॉजिट से ही मिलता है। हम लोग अंदर घुस करके क्रस्ट के अंदर नहीं देख रहे हैं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं ड्रिलिंग शुरू हुआ है, लेकिन जो ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान है, वो इन्हीं से मिलता है। दूसरा पॉइंट होगा कि जैविक विकास क्रम का ज्ञान, कैसे शैवाल से जीवों की उत्पत्ति हुई, कौन सी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं से जीव बने, इसका सारा रहस्य ओशियन डिपॉजिट में है। क्यों है? क्योंकि जो प्रथम जीव थे, उनके जो जीवाश्म हैं, या उसके बाद जो अनुक्रमित जीवों का विकास हुआ, तो उनके भी जीवाश्म हैं। ये सारे अवशेष रूप में इन्हीं ओशियन डिपॉजिट्स में प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट होगा कि ब्रह्मांडीय कण प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो मीटियोरिक डस्ट है, तो एक मीटियोर क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसमें कौन से एलिमेंट्स डोमिनेट करते हैं, प्रभावी होते हैं, ये सब ज्ञान मिलेगा। अब मीटियोर मिल गया तो मीटेराइट के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। फिर मान लो कॉमेट गिरा हुआ है, कॉमेट भी मिलेगा, कॉमेट्स के टुकड़े मिलने लगते हैं, एस्टेरॉइड्स के टुकड़े मिलने लगते हैं, प्लेनेटेसिमल्स मिलते हैं, जो कि सबसे पुराने जो ग्रहाणु जिसको कहते हो, ग्रहाणु जिनसे ग्रह बने हैं और जो ग्रहों का फ्रैगमेंट्स होता है, तो ये ग्रहाणु के भी टुकड़े मिलते हैं। तो इतने सारे जो ब्रह्मांडीय पिंड हैं, उसके जो अवशेष यहाँ प्राप्त होंगे,
उसके आधार पर ब्रह्मांडीय संरचना को भी समझना, सोलर सिस्टम के संरचना को समझने में बड़ी सरलता प्राप्त होती है कि जो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट्स है, या सूर्य का ही जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। सूर्य से ही एक्सट्रैक्ट होकर के बहुत सारे जो पिंड हैं, जो जैसे मान लो कोई कॉमेट है, या बहुत सारे जो ग्रहाणु भी निकल करके वहीं से बाहर निकले हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये सब पूरे संरचना को समझना और ब्रह्मांडीय उत्पत्ति को समझने का जो क्लू है, कॉस्मोलॉजिकल क्लू कहते हैं इसको, ये सब ओशियन डिपॉजिट में प्राप्त होगा। इसको बहुत अच्छे से एक पैराग्राफ में और लिखो। फिर जो जल उष्मीय क्रियाएं हो रही है, हाइड्रोथर्मल क्रियाएं हो रही है, जो प्रिसिपिटेट्स बन रहे हैं, जो अवक्षेप बन रहे हैं, तो ये जो टर्बिडाइड्स हैं या इवेपोराइड्स हैं, इस तरह के जो भी अवक्षेप बन रहे हैं, ये सब ओशियन डिपॉजिट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो हाइड्रोडायनामिक, हाइड्रोथर्मल, ये कौन सी क्रियाएं काम कर रही है महासागर के अंदर में, ये इसका भी ज्ञान हमको मिलता है ओशियन डिपॉजिट के द्वारा ही। कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि अवक्षेप के रूप में नीचे डिपॉजिट हो जा रहे हैं। फिर जो जीवों का एक और पॉइंट हो सकता है कि जीवों का इवोल्यूशन तो मैंने बता ही दिया। अब ये पता करना कि किस ओशियन के किस भाग में सबसे अधिक कौन से जीवों का प्रभाव है, तो ये भी समझा जा सकता है। कैसे कि मान लो कि डायटम्स हैं, तो डायटम ठंडे पानी में होते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में 40 से 60 डिग्री के बीच में जो साउदर्न ओशियंस है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इनका, तो वहाँ पर उन्हीं का निक्षेप मिलता है। तो ये जो ऑर्गेनिक डिपॉजिट होते हैं, जो जैविक निक्षेप होते हैं, इनसे पता चलता है कि इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम पास्ट में कैसा था, जियोलॉजिकल पास्ट में कैसा था, अब कैसा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। और इनको ऊज कहते हैं, ये जो ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स होते हैं ना, इनको ऊज कहते हैं, OOZES। ये ग्रीजी और स्टिकी जैसा मटेरियल होता है। तो इनसे हम लोग जो मैरीन इकोसिस्टम जो पहले इवॉल्व था, इसका पता चल जाता है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए एविडेंसेस इसमें मिलते हैं कि कॉन्टिनेंट कैसे पहले कहाँ लोकेटेड थे। जैसे मान लो कि नदियों का निक्षेप है, मान लो कि यही अमेजन रिवर जो आज जिस लोकेशन पे है, वहाँ पे ना होकर पहले अफ्रीका के पास होता, तो अफ्रीका के तट के पास अमेजन का निक्षेप मिलना चाहिए ना, तो वो निक्षेप वहाँ प्राप्त होता है। तो हम लोगों को ये पता चल जाता है कि वो पहले कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे लोकेटेड थे। ये जो हमने आपको बताया, ये आपको मतलब ये उपलब्ध नहीं है प्रमाणिकता के साथ पुस्तकों में, लेकिन ये रिसर्च पेपर्स में सामने आ गया है कि जो निक्षेप हैं नदियों के, वो भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को सपोर्ट करते हैं। ये एक न्यू कोरोबोरेटिव एविडेंस है, नए प्रमाण है। फिर क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी सब्सटैंशिएट करता है इसी तरह से कि प्लेटों का मूवमेंट कैसे है, प्लेट कैसे शिफ्ट कर रहा है, तो इसके लिए भी क्लूज देता है। फिर क्या है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज और आइस एज कब आया। तो मान लो आइस एज है तो ग्लेशियर्स डोमिनेट कर रहा है 50 से पोल की तरफ, 50 डिग्री नॉर्थ से पोल की तरफ जो कॉन्टिनेंटल मास है उस पर आइस एज आ गया है मान लो, तो हिम क्या बोलते हैं उसको, आइसबर्ग्स टूट करके निकल के फ्लोट कर रहे हैं। फिर जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो हिम नदियाँ होती है, वो हिम नदियाँ भी अपने कंकड़ीले जो मोरेन्स जिसको कहते हैं, वो सबको डिपॉजिट करता है ओशियन बॉटम पे ले जा करके या कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरियाज में जाके करता है। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं उससे ही पता चलता है कि कब आइस एज था, कब वार्म पीरियड आया। तो जो क्लाइमेट चेंज का साइकिल है हमारे पृथ्वी का, उसको भी इस्टेब्लिश कर सकता है ओशियन डिपॉजिट। इसीलिए इसकी इतनी महत्ता है, इसीलिए इतना पूछा जाता है। और अगर हम लोग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में आप देखोगे तो रेड क्ले है ना, रेड क्ले, लाल मृत्तिका, इसका एक वर्ग होगा, क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक रेड क्ले है, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल है, वल्केनिक मटेरियल है, Fe2O3 है जो कॉस्मोजेनस ब्रह्मांडीय मटेरियल है। तो एक ऐसा जटिल आव्यूह है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कि उस रेड क्ले को अगर हम लोग धरातल पे ला करके और जितने भी वेस्टलैंड एरियाज हैं
जितने भी डेजर्ट एरिया हैं, अगर उसके साथ उसको मिक्स कर दिया जाए तो पूरा रीजन ही फर्टाइल हो जाएगा। और इरिगेशन सिस्टम तो हम लोग अब कनात इरिगेशन, गनात इरिगेशन जैसे सिस्टम, जो पाइपलाइन इरिगेशन है वो डेजर्ट्स में कर ही रहे हैं। ईरान कर रहा है, इजराइल एक लीडर है उसमें। तो ये जो सिस्टम, ये जो एक रिसोर्स बन रहा है हमारा रेड क्ले, इसके कारण भी ये स्टडीज बहुत इंटेंसिफाई हो गया है। और देखोगे तो ओशियन डिपॉजिट में और भी कई आर्थिक महत्व हैं उसके, कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होता है। तो ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है जिसमें कि सबसे ज़्यादा कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब इनकी उत्पत्ति पे कई सारे थ्योरीज हैं, वो हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें मैग्नीज नोड्यूल्स हैं, कॉपर नोड्यूल्स बहुत मिलता है। तो मैग्नीज नोड्यूल, कॉपर नोड्यूल्स, और पॉलीमेटालिक का मतलब हुआ उसमें कई धातु एक साथ रहते हैं। तो इस तरह से धातुओं का एक लगभग आपको क्या बताऊं मैं, 8000 ट्रिलियन टन्स का यहाँ पे भंडार का संभावना है, और चारों तरफ समुद्र में फैला हुआ है। तो भविष्य में जो हमारा जो मिनरल का जो नुकसान हो, जो घाटा होगा हमारे टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड में, हमारे भूतल पे, तो उसके लिए हम लोग महासागर के अंदर जा सकते हैं, ओशियन डिपॉजिट में ही रिसर्च करना पड़ेगा। और इसी कारण से लास्ट फ्रंटियर ऑफ मैनकाइंड कहा जा रहा है महासागरों को, क्योंकि वहां पे खनिज के विशाल भंडार मिल रहे हैं और सब ओशियन डिपॉजिट के अंदर में जहां तहां वो रोल कर रहा है। पॉलीमेटालिक एग शेप्ड रोलिंग फ्रैगमेंट्स होता है, ठोस होता है, जो कि कई बार उसकी आकृति चतुष्फलकीय भी हो सकती है, कई बार अंडे की तरह वो चिकना होता है। तो इस तरह का जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिल रहा है, वहाँ हम लोग साइंटिस्ट लोग अपने मानव समाज का, अपने मानव जाति का फ्यूचर भी देख रहे हैं। तो कितना महत्व है ओशियन डिपॉजिट का, ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे। ओके, तो सिग्निफिकेंस को आप चाहो तो इस पे पूरा एक अच्छा सा शॉर्ट नोट बना करके भी आप लिख सकते हो, और मुझे आशा है कि आपने कुछ नोट डाउन किया होगा और कुछ हम आपको लिखवा भी देंगे। ओके, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर में। तो क्लासिफिकेशन में अगर आप मरे का क्लासिफिकेशन लेते हैं, जेनेटिक क्लासिफिकेशन अगर लेते हैं, तो ये होगा सबसे पहले टेरिजेनस, लिथोजेनस, हाइड्रोजेनस, फिर होगा कॉस्मोजेनस, और फिर होगा बायोजेनस। इस तरह से कुछ वर्गीकरण किया जाता है। कुछ लोग टेरिजेनस और लिथोजेनस को एक ही मानते हैं, लेकिन टेरिजेनस में क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल रॉक्स आएंगे, जो पार्थिव हैं, इसमें टेरेस्ट्रियल रॉक आएंगे, यानी जो महाद्वीप के चट्टान हैं वही आएंगे, महाद्वीपीय आते हैं। और उस स्थिति में लिथोजेनस में हम लोग ज्वालामुखीय प्लस लिथ यानी रॉक, लिथ यानी चट्टान, और अंतः समुद्री चट्टानों को इसमें रख सकते हैं। तो ये टेरिजेनस, लिथोजेनस। टेरिजेनस का मतलब हुआ वो अवसाद जो कि महाद्वीपीय चट्टानों के अपरदन से प्राप्त होते हैं। बहुत ही सरल है। और जैसे मान लो इसमें सिलिका ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, इसमें क्वार्टजाइट मिनरल्स होगा, है ना, जो ग्रेनाइट है, महाद्वीपीय चट्टान मूलतः तो ग्रेनाइट है, एंडीसाइट है, रायोलाइट्स है। तो जब हम लोग एंडीसाइट, रायोलाइट और ग्रेनाइट का अपरदन करेंगे तो उसमें सिलिका ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और फेरोमैग्नीशिया की मात्रा कम होती है। फेरोमैग्नीशिया का मतलब हो गया फेरस और मैग्नीशियम का जो अमाउंट है
वो कम हो जाता है। तो आप इसमें डोमिनेटेड बाय, इसमें सबसे ज़्यादा सिलिका ऑक्साइड होगा और इसमें भी सिलिका ऑक्साइड ही रहता है। मान लो हम लोग बैसाल्ट को भी ले लें कि बैसाल्ट से नितलीय चट्टानें बनती हैं महासागरों की, तो वो जो बैसाल्ट है उसमें भी 50% तो सिलिका ऑक्साइड ही है ना, तो वहां भी डोमिनेटिंग जो मिनरल होगा वो फेल्सपार होगा। तो ये सब SiO2 है, ये सब फेल्सपार है, फेल्सपार मिनरल होता है, यहां भी उसी में होगा। तो ये पूरा फेल्सपार मिनरल का बना हुआ होगा। ये जैसे बालू है, गाद है, मृतिका है, पंख है, ये जितने भी वर्गीकरण होंगे ना, गुलाश्म है, बजरी है, ये सब टेरिजेनस के अंदर में आएंगे। और लिथोजेनस के अंदर में ज्यादातर आएगा वो क्ले आएगा, जैसे रेड क्ले, और इसमें लिथोजेनस में आएगा रेड क्ले जैसा मटेरियल आ जाएगा, या फिर मड आ जाएगा। मड में भी होता है ग्रीन, रेड, ब्लू, इस तरह का वर्गीकरण है। और इसमें ज्वालामुखी जो अवसाद हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो लावा और मैग्मा होंगे, उसके अपर्दन से जो निकल करके जो निकलता है ना, जो प्राप्त होता है अवसाद, उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। और हाइड्रोजिनस का मतलब है जो जल रासायनिक क्रियाओं से बना हुआ हो, जैसे इसमें प्रिसिपिटेट्स आएंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो ये इसमें आएगा प्रिसिपिटेट यानी अवक्षेप, जो कि रासायनिक क्रिया का क्या अनवांटेड प्रोडक्ट होता है, रासायनिक क्रिया के बाद वो नीचे बैठ जाता है, जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले रहा है उसमें, तो प्रिसिपिटेट होता है। या फिर इवेपोराइट्स होता है, इवेपोराइट्स होता है, या फिर टर्बिडाइट्स होता है, टर्बिडाइट्स होता है। ये सब हाइड्रोजिनस होता है। और हाइड्रोजिनस डिपॉजिट में अगर हम सबसे बड़ा ग्रुप देखेंगे तो हाइड्रोजिनस में ही रेड क्ले को भी लिया जाता है। अब हमने रेड क्ले की उत्पत्ति को लिथोजेनस से भी, लिथ से भी बनता है रेड क्ले, है ना। रेड क्ले का अगर हम कॉम्पोजिशन देखेंगे तो इसमें 30% लिथोजेनेसिस का लिथोजेनस मटेरियल ये दिखेगा आपको कि शैल तंत्र के अपर्दन से बना हुआ है। और हाइड्रोजेनस से जो अवक्षेप वगैरह प्राप्त होते हैं वो भी रेड क्ले में मिश्रित होते हैं, वो भी 30-40% है। तो रेड क्ले को आप देखोगे तो लिथोजेनस हाइड्रोजेनस दोनों के वर्ग में आने लगेगा। इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन मरे ने प्रस्तुत किया उसकी आलोचना होने लगी, और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन नहीं बन पाया कभी भी, क्योंकि अब टेरिजेनस और लिथोजेनस में एक तरह का ओवरलैप है। टेरिजेनस इधर भी, ये भी तो लिथ है ना, ये भी तो ग्रेनाइट भी तो लिथ है, रॉक है, तो ये दोनों अलग सा कुछ खास दिख नहीं रहा था। और लिथोजेनस में भी रेड क्ले आ रहा, हाइड्रोजेनस में भी रेड क्ले आ जाएगा, तो ये भी कुछ खास नहीं दिख रहा था। अब एक रह गया बायोजेनस और कॉस्मोजेनस। तो कॉस्मोजेनस वो है जो ब्रह्मांडीय, जो मैंने आपको बताया, उल्का पिंड और मिटियोर्स और इस तरह का कॉमेट्स और प्लेनेटेसिमल्स, ग्रहाणु, इनसे जो प्राप्त होगा कॉस्मोजेनस। और बायोजेनस का तो मतलब है ही, बायोजेनस को ही हम लोग ऊज कहते हैं, या इसी को हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल भी हम लोग कह सकते हैं। ऊज कह लो या ऑर्गेनिक मटेरियल कह लो। तो ये बायोजेनस का मतलब है डिराइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल लाइव्स, जो जैविक समुदाय है, पादप वर्ग हो या फिर जो जंतु वर्ग हो, उससे निकलने वाला बायोजेनस है। अब बायोजेनस में भी दो तरह का हो सकता है। एक होता है कि जंतुओं के द्वारा या पादप वर्ग के द्वारा सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या सिक्रीशन ऑफ सिलिशियस मटेरियल, सिलिका युक्त पदार्थों का जो बॉडी, जो उसका आउटर बॉडी से जो क्या कहेंगे उसको, सिक्रीशन को रिसाव कहेंगे, है ना, जो बॉडी से निकलता है। तो ये बॉडी से निकलने वाला भी बायोजेनस है। और जंतुओं के मरने के बाद, प्लवक के मरने के बाद जो उनके जैविक कण जमा हो रहे हैं वो भी बायोजेनस है। तो क्या होता है कि रेड क्ले में भी कुछ ना कुछ कॉस्मोजेनस का पार्ट रहता है
और बायोजेनस का जैसे प्लवक वाला पार्ट रेड क्ले के अंदर में रहेगा, ऑर्गेनिक इसमें भी है। तो हम लोग बिल्कुल उस तरह से क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसमें वो बिल्कुल जो एक डिस्टिंक्शन दिखना चाहिए कि टेरिजेनस का एक अपना वर्ग है और कौन सा वर्ग है, और उत्पत्ति के आधार पर देखने का जो मरे ने कोशिश किया वो सफल नहीं रहा बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी इस वर्गीकरण को आप याद रखो, क्या पता है कि सिर्फ हाइड्रोजेनस ही उठा करके पूछ दे या बायोजेनस ही पूछ दे। अभी जो नेक्स्ट वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं उसमें टेरिजेनस, ये सारे जो वर्ग बने हैं यहां पर, इन सब का पुनः वर्णन और पुनः आपको राइटअप मिलने वाला है। तो आप चिंता न करें कि इसको मैंने बहुत डिटेल से नहीं पढ़ाया, डिटेल इसका आने वाला है। अब चलते हैं एक और वर्गीकरण में जिसमें ऑकरेंस, इसमें सोर्स प्लस स्ट्रक्चर भी दिखेगा, सोर्स भी दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर भी दिखेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखेगा, या उसका ऑकरेंस, उसकी प्राप्ति किस, ये सब दिखेगा। एक ऐसा वर्गीकरण जो आधुनिक वर्गीकरण है जिसको ज्यादा मान्यता प्राप्त है वो ये वाला वर्गीकरण है। तो इस तरह से कभी भी अगर कोई प्रश्न आए कि स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन या ऑकरेंस के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत करें तो आपको यही करना है जो अभी दिया जा रहा है। इसमें सबसे पहला होगा टेरेस्ट्रियल, टेरिजेनस की जगह लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल यानी पार्थिव। पार्थिव निक्षेप कौन कौन से हैं, इसको दो भाग में बांटा है। पहले तो अगर आप लोगों को याद हो तो लिटोरल और सब लिटोरल। लिटोरल क्या था, सब लिटोरल क्या था? अब जो लिटोरल है वो लगभग 5.5% है, सब लिटोरल है उसको लगभग 19% माना गया है। तो ये लगभग 24.5% महासागरीय निक्षेप का लिटोरल और सब लिटोरल ही हो जाता है। अब लिटोरल में फिर से एक वर्ग बनाएगा। तो अगर हम लोग लिटोरल को देखें तो कैसे देखें, तो लिटोरल में पहले आएगा बाउल्डर एंड ग्रेवल, इसी में आएगा सैंड एंड सिल्ट, दो ग्रुप आएगा, यह है ग्रुप ए, यह है ग्रुप बी, और सब लिटोरल में थर्ड ग्रुप आता है जिसको हम लोग कहेंगे सैंड एंड सिल्ट, क्ले एंड मड। और मड में फिर तीन आएगा, ग्रीन मड, रेड मड, ब्लू मड। आप इसको अब अच्छे से लिखो। ये हमारा क्लासिफिकेशन शुरू हो गया है, बहुत डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है। और पहला हमारा है टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट। अभिषेक का कुछ फोर्थ स्थान पर क्या लिखा है सर? कौन सा फोर्थ स्थान? फोर्थ स्थान मतलब क्या? ये लिखा है क्लासिफिकेशन, ओरिजिन, स्ट्रक्चर के आधार पे, डेप्थ के आधार पर। ये फोर्थ एक तो है, दूसरा कौन सा फोर्थ स्थान कह रहा होगा? 1 2 3 4। तो अगर ये देख रहे हो तो कॉस्मोजेनस, ये देख रहे हो तो बायोजेनस। थोड़ा स्पष्ट करोगे कि फोर्थ स्थान का मतलब क्या है तो समझ में आए।
फिर ये हमारा क्लासिफिकेशन है। पहला जो टेरेस्ट्रियल है, अब टेरेस्ट्रियल को लिखते हैं फिर दूसरे वर्ग पे जाएंगे। ऐसे ही एक एक करके जो क्लासिफिकेशन का 6 वर्ग है, 6 कैटेगरीज में जो डाला गया है, उस पे बात करेंगे। फिर एसएमएस क्या आया है भाई? जेनेटिक में पता चल गया है रिपीट होने पर। ओके, तो लिखो टेरेस्ट्रियल यानी पार्थिव निक्षेप, मूलतः समुद्री धाराओं एवं तरंगों के द्वारा तथा पवन के द्वारा अपरदन एवं परिवहन की क्रियाओं से प्राप्त होते हैं। अपरदन एवं परिवहन की क्रियाओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, इसमें सिलिका ऑक्साइड की मात्रा उच्चतम होती है। मुख्य खनिज फेल्सपार है। मुख्य खनिज फेल्सपार है।
मुख्य खनिज फेल्सपार है। फिर लिखो इसमें सॉल्ट लवण एवं विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड्स भी प्राप्त होते हैं। विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड्स भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, इसका पुनः वर्गीकरण करना है तो सबसे पहले लिखो तटीय 5.5% संपूर्ण निक्षेप का तटीय होता है। यह, अब इसका वितरण कहां पर है, यह उच्च ज्वार तल एवं निम्न ज्वार तल के मध्य का, उच्च ज्वार तल एवं निम्न ज्वार तल के मध्य का निक्षेप है, जहां समुद्री तरंगें सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। लिखो बड़े चट्टानीय टुकड़ों को, जिनकी आकृति 256 mm है, 256 mm से अधिक है, उन्हें गोलाश्म कहते हैं। बजरी 28 mm 56 mm का बजरी होता है। फिर लिखो नेक्स्ट सैंड एंड सिल्ट है, तो आप लिखो सैंड एंड सिल्ट। पहला था ए बोल्डर एंड ग्रेवल, बी सैंड एंड सिल्ट। जैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वैसे ही आपको देख करके लिखना है। सैंड में लिखो सैंड एक समरूपी होमोजेनस संरचना का होता है। सैंड होमोजेनस स्ट्रक्चर का होता है। मुख्यतः सिलिका ऑक्साइड, फेल्सपार तथा यह लगभग 10 मीटर की गहराई तक, 10 मीटर की गहराई तक सर्वाधिक प्रभावी 10 मीटर की गहराई पर तक सर्वाधिक प्रभावी होता है। आगे भी होगा, आगे भी गहराई में सैंड मिलेगा, लेकिन इस समय तक ज्यादा मिलता है। लिखो सैंड एवं बजरी गोलाश्म का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में विशेष आर्थिक महत्व है। विशेष आर्थिक महत्व है। क्योंकि ये सिल्ट से मिश्रित रहता है ना, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है इसको सिल्ट से अलग करना, सैंड को। और अगर अलग कर पाए तो फिर सैंड का माइनिंग तो बहुत, आपको पता ही है कि सारे क्रिमिनल्स और जितना भी गैंग वॉर और ठेकेदारी और राजनीति और झगड़ा, ये सब सैंड माइनिंग से बहुत रिलेटेड है। सैंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक बड़ा कोर सेक्टर होता है। ओके, फिर आप लिखो
नेक्स्ट पैराग्राफ। जो कि इंपॉर्टेंट है। सिल्ट पर लिखो, सिल्ट एक विषम रूपी संरचना से युक्त लवण, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, तथा सिलिका ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड्स इत्यादि का मिश्रण होता है। इत्यादि का मिश्रण होता है। फिर लिखो मड क्या है। मड यानी पंख। लिखो मड की संरचना मड नहीं, क्ले है ना, क्ले एंड मड, सॉरी। तो पहले लिखो क्ले एंड मड। तो आपको लिखना है क्ले की संरचना 0.02 mm से कम होती है। 0.02 mm से कम होती है तथा इसमें एल्यूमिनियम एवं आयरन के हाइड्रोक्साइड्स OH प्राप्त होते हैं, जिसमें निगेटिव आयंस हैं। नेगेटिव आयंस हैं। अतः क्ले सैंड एवं सिल्ट के साथ युग्मित हो जाता है और सॉल्ट के साथ, सॉल्ट का क्या होगा, सॉल्ट में होता है पॉजिटिव आयंस होता है। जैसे मान लो सोडियम है, कैल्शियम है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो इसमें OH जाकर दोनों अटैच हो जाएगा। तो क्ले है ना, बड़ा सूक्ष्म है और क्ले चिपका रहता है सैंड के चारों तरफ, या फिर सिल्ट में अंदर में रहता है। क्ले तुम अलग से बहुत निकाल के देख नहीं पाओगे, समझ में नहीं आएगा तुमको। लिखो क्ले मुख्यतः मुख्यतः 100 मीटर से 500 मीटर की गहराई तक प्राप्त होता है। अब क्ले के बाद है मड। मड पंख। लिखो सूक्ष्मतम संरचना 0.002 mm से भी सूक्ष्म व्यास वाले कण होते हैं। 0.002 mm से भी सूक्ष्म व्यास वाले कण होते हैं। यह एक जटिल यौगिक होता है जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों पदार्थ
मिश्रित होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका ऑक्साइड सर्वाधिक होता है। इसके पुनः 3 विभाजन किए जाते हैं इसके रंग के आधार पर इसके पुनः 3 विभाजन किए जाते हैं। सबसे पहला रेड मड, लाल पंख। देखो इसमें फेरस ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। अतः लाल रंग का होता है। अतः लाल रंग का होता है। यह प्रमुखता से येलो सी, पीत सागर में प्राप्त होता है, जहां वांगे नदी गोबी मरुभूमि से लोयस का निक्षेप करती है। लोयस का निक्षेप करती है। फेल्ड्स्पार में कौन सा मिनरल है? वही SiO2 है। किसी का प्रश्न था, किसी ने पिछला डायग्राम का बात किया। ये देखो पिछला डायग्राम ये है। आप लिखो ये रेड मड लगभग 6000 फीट 6000 फीट यानी 2000 मीटर के आसपास हुआ, तो 2000 मीटर की गहराई तक प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखो ग्रीन मड। लिखो यह भूमध्य सागर में ब्लैक सी में रेड सी में तथा
नॉर्थ ईस्टर्न अटलांटिक में सर्वाधिक संकेंद्रित है, सर्वाधिक संकेंद्रित है। फिर लिखो, यह लगभग 6000 से 12000 फीट की गहराई तक प्राप्त होता है। ग्रीन मड। फिर लिखो, ग्रीन मड में green silicates of potassium, एल्यूमिनियम एंड आयरन होते हैं। पोटेशियम, एल्यूमिनियम एवं आयरन के ग्रीन सिलिकेट्स होते हैं। इस अकार्बनिक, अजैविक यौगिक को ग्लूकोनाइट कहा जाता है। ग्लूकोनाइट कहा जाता है। ग्लूकोनाइट, GLUCO, इस यौगिक को ग्लूकोनाइट कहा जाता है। ग्लूकोनाइट की उपस्थिति के कारण ही ग्रीन कलर दिखता है। शब्द याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको लिखना है ब्लू मड। ब्लू मड है ना, ब्लू मड है। तो लिखो, ब्लू मड सर्वाधिक बांडा सी में प्राप्त होता है। बांडा सी में प्राप्त होता है। अराफुरासी, बांडा सी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। यह लगभग 18,000 फीट की गहराई पर प्राप्त होता है तथा ब्लू कलर
फेरस सल्फाइड की उपस्थिति के कारण है। इसमें जैविक पदार्थ भी मिश्रित होते हैं। ग्लूकोनाइट में जैविक पदार्थ नहीं है, इनऑर्गेनिक है, लेकिन इसमें ब्लू मड में जैविक पदार्थ भी प्राप्त होते हैं तथा ज्वालामुखीय कण, समुद्री ज्वालामुखी के कुछ कण भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वन। आप लिखो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यानी पहला था टेरेस्ट्रियल, दूसरा है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब हुआ ब्रह्मांडीय, इसी को कॉस्मोजेनस भी कह सकते हो। तो ब्रह्मांडीय निक्षेप पे आओ। अब लिखो, यह कुल निक्षेप का 0.01% से भी कम है, अर्थात इसकी मात्रा नगण्य है, परंतु इससे प्राप्त Fe2O3, इससे प्राप्त Fe2O3 का संकेंद्रण निक्षेप के कुछ विशिष्ट भागों में प्राप्त होता है। अतः इसे पृथक श्रेणीबद्ध करने की आवश्यकता है। पृथक श्रेणीबद्ध करने की आवश्यकता हुई। इसके अंतर्गत ग्रहाणु, पुच्छल तारों का अवशेष, एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रहों के अवशेष, उल्का कण, इत्यादि इत्यादि प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्मांडीय रहस्यों को जैसे संरचना, संगठन को उजागृत करने में सहायक सिद्ध होते हैं, उजागृत करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तीसरा होगा वल्कैनिक डिपॉजिट। लिखो, ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा सब ओशियानिक, दूसरा होगा
टेरेस्ट्रियल, अंतः समुद्री ज्वालामुखी एवं पार्थिव ज्वालामुखी, धरातलीय ज्वालामुखी। लिखो, इनसे प्राप्त निक्षेप की मात्रा 0.1% से कम होती है। 0.1% से कम होती है, बहुत नहीं है ये भी। लिखो, परंतु इनमें कुछ विशिष्ट लवण पाए जाते हैं, कुछ विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं जिनकी आर्थिक महत्ता है। जैसे सब ओशियनिक में होगा सल्फर, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, बोरोन, ये सब ओशियनिक से मिलेगा। अंतर समुद्री से मिलेगा। टेरेस्ट्रियल से आओगे तो वही मिलेगा, सिलिका ऑक्साइड, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब टेरेस्ट्रियल वल्केनो से मिलता है। अब इनकी आर्थिक महत्ता क्या है आप देखो। आयोडीन का आर्थिक महत्व क्या है, सल्फर की महत्ता क्या है, अब आइए नंबर, क्या था ये नंबर, था नंबर 3 वल्केनिक। अब आइए नंबर 4 पे। नंबर 4 है इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट। इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट, लिखो, यह एक प्रकार का जल रासायनिक क्रियाओं का उत्पाद्य होता है। यह जल रासायनिक क्रियाओं का उत्पाद्य होता है, इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट है। अवक्षेप कहते हैं, अकार्बनिक अवक्षेप कहते हैं इसको। जो लोग हमारे ड्रेसिंग सेंस की तारीफ कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा तो कुछ था नहीं। इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट हाइड्रोजनस होता है, हाइड्रोकेमिकल रिएक्शन का उत्पाद्य होता है। अब लिखो, इसकी कुल मात्रा 1% से कम होती है। ये भी लेस देन 1% होगा, इसकी भी ज्यादा मात्रा नहीं होती है। देखो, इसमें प्रमुखता से कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, फेल्सपार जैसे पदार्थ होते हैं, यही प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम लोग मैग्नीशियम को अगर डाल देंगे तो यही बन जाता है डोलोमाइट, है ना।
कैल्शियम कार्बोनेट तो चूना है, डोलोमाइट, चूने में अगर मैग्नीशियम मिला दिया जाएगा तो डोलोमाइट बन जाता है। इसमें वो भी हो सकता है जिप्सम, जिप्सम भी एक प्रेसिपिटेट है, जल रासायनिक क्रियाओं का उत्पाद्य है जिप्सम। जहां भी जिप्सम मिलता है ना, राजस्थान में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, तो ये सब पार्ट कभी ओशियन के अंदर में था। तो ये चौथा है हमारा। पांचवा है टर्बिडाइट्स एंड इवेपोराइट्स। टर्बिडाइट्स, टर्बिडाइट्स मिलता है, लिख लो, नदी के मुहानों के पास, नदी के मुहाने के पास टर्बिडाइट्स मिलता है, जो कि मग्न तट पर, मग्न तट से मतलब ये लगभग 150 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक, 3000 मीटर की गहराई तक ये टर्बिडाइट्स प्राप्त होगा। तो टर्बिडाइट्स एंड इवेपोराइट्स, इवेपोराइट्स है, ये मेनली सॉल्ट्स होता है, वेरियस सॉल्ट्स, जनरली सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट होगा ये इवेपोराइट्स। मैंने बताया था कि सांभर लेक अगर सूख जाएगा या सूख गया है तो उसमें जितने लवण थे वो कैसे इवेपोराइट्स के रूप में वाष्पीकरण के जो उत्पाद्य होते हैं, समुद्र में वाष्पीकरण हो रहा है तो नीचे सॉलिड्स बैठेगा ही। टर्बिडाइट्स होता है नदी जो अवसादों को लाती है, और इस पे हम थ्योरी बताएंगे आपको, टर्बिडिटी करंट से बताना है आपको। उसी में जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे की तरफ डूबते हैं और नीचे जाकर के काफ़ी गहराई तक वो जाकर के बैठ जाते हैं। लाइटर एलिमेंट्स तो नदी वाला ऊपर ही रह जाएगा, सस्पेंडेड रह जाएगा, निलंबित रह जाएगा। तो टर्बिडाइट्स एंड इवेपोराइट्स, इनका भी जो कुल मात्रा होगा 0.01% से कम ही होता है, 0.01% से कम होता है। अब इसके बाद दो और शेष रह गया है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। एक है रेड क्ले और दूसरा है ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। तो दो अभी रह गया है जिसको हम लोग कल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।